इसलिए गांधी जी से पूछना चाहता था बार बार, और उनके अनुयायियों से जवाब नहीं देते कि भाई गांधी जी ने जब यह कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, तो गांधी जी का कद तो इतना बड़ा हो गया था ना इस देश में कि जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है उसी मार्केटिंग अंग्रेजों ने की और गांधी जी को भारत में स्थापित किया। तो आप देखें कि कांग्रेस की पैदाइश हुई क्यों, यह कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप संपत जी की किताब सावरकर पढ़ लीजिए, पेज नंबर 20 को पढ़ लीजिए, और वो अपनी किताब में कहते हैं कि 1857 का जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, उस विद्रोह से पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की चूलें हिल गई थी। तो अंग्रेज तो कोई काम आसानी से करते नहीं हैं। ये दुनिया भर के गोरे हैं, जितना है अमेरिका हो, तमाम सारे लोग हों, ये तो जो बात इन्हें आज समझते हैं, जो काम इन्हें 100 साल बाद करना होगा, उसकी तैयारी पहले दिन से कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि एजेंडा क्या है। इसलिए 1857 जैसी घटना इस देश में ना हो। तो आप देखिए कि 1857 की घटना है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 का है, और आप 57 से आते 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 1885 में या 87 में शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके नाम पर कांग्रेस आई, कांग्रेस जे, कांग्रेस ओ, कांग्रेस टी, कांग्रेस वी, कांग्रेस पी, कांग्रेस के, इतनी सारी जो बनी इस देश में, उस कांग्रेस का आज भी हजारों लोग उसे उसी रूप में देखते हैं। तो जो कांग्रेस की नींव जिस शख्स ने रखी वो कौन था? वो इटावा, जो उत्तर प्रदेश में, जहां आज एक बहुत बड़ा परिवार, जिनके पूरे परिवार ने उत्तर प्रदेश में कई साल सरकार बनाई, और आज इटावा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, उस इटावा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, कलेक्टर था। वो ये समझ गया कि अगर हमने भारत पे लंबे समय तक राज करना है तो हमें यहां कुछ लोगों को बीच में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये उग्रता हमारे हाथ से निकले और जब सामने कन्फ्रंटेशन हो तो बीच में एक बफर जोन के तौर पर कोई पार्टी, कोई संगठन हो जो उस वायलेंस को, जो उस उग्रता को किसी तरीके से हमारे तक न पहुंचने दे। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ और A.O. ह्यूम साहब उसके अध्यक्ष बने। उसमें एनी बेसेंट भी बनी, उसमें कई अंग्रेज बने, हंटर भी साहब बने, बहुत सारे लोग बने उसमें। तो आपने देखे कि बनी थी कांग्रेस क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहां खामोशी से राज करते रहे, और जो अंग्रेजों के साथ उठने बैठने वाली क्लास है, जो इंग्लिश बोलने वाली क्लास है, जो शाम को एक विशेष किस्म का तरल पीने के लिए उनके में बैठती है, जिसका रहना सहना अंग्रेजों जैसा है, जिसके बच्चे इंग्लैंड में जाके पढ़ते हैं, वो सब उन्होंने यहां से इंतजाम कर दिया था कि हम एक ऐसी क्लास पैदा करेंगे जो हिंदुस्तानी तो नाम से होंगे, लेकिन उनका उठना बैठना, सोचना समझना सब कुछ अंग्रेजों जैसा होगा। उनका एक क्लब बनाया गया कि ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करें ताकि ये लोग हमारी बात को समझें और हम इनसे बात करें, निगोशिएट, और ये अपने लोगों को जाके मूर्ख बनाएं, सच मानो में, सीधे सीधे शब्दों में। लिहाजा यह सिलसिला चला। तो 47 आया, 47 के बाद की घटनाएं देखें तो मेरा सवाल यह था कि गांधी जी ने अंबेडकर जी के पास जाकर के तो धरना रख दिया, सुभाष चंद्र बोस के सामने धरना रख दिया, लेकिन गांधी जी ने यह घटना कहीं क्यों नहीं मिलती कि गांधी को जब यह पता चल गया था कि भारत का विभाजन होने वाला है, अगर यह पता चला होगा तभी तो उन्होंने यह कहा
कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। तो मुझे बताएं, उनको यह पता भी चल गया था कि कौन करना चाहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि गांधी जी को पता ना चला हो, गांधी जी बहुत युवावस्था में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन के अंदर यह पास हो गया था, और 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन के अंदर सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, उन्होंने पास कर दिया था कि वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। 1940 में रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान बनने का, और 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महात्मा गांधी के आज के जन्मदिन पर हम क्यों ना उनको याद करें, और उस पर्सपेक्टिव में याद करें कि क्या हमने सीखा, क्या हमने कोई नई बात सीखी, या सिर्फ हमने उनकी धुन बजा दी, उनका एक भजन जो झूठा है, जिसमें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्योंकि एक खास किस्म के लोगों को लुभाना था, बताना था, इसलिए हम उसे बजा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। शाम को गांधी की मूर्ति पे तमाम सारे लोग होंगे, पूरा दिन चला जाएगा, बड़े बड़े विज्ञापन आ जाएंगे, लेकिन गांधी से सीखा क्या? इसलिए मैं एक दूसरी किताब आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मैंने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर किताब आपको दिखाई, और एक किताब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इस किताब को जब आप देखेंगे तब आपको यह समझ आएगा कि आखिर इस किताब के अंदर क्या चीज ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इस किताब को देखें। इस किताब का नाम है गांधी एंड अनारकी, गांधी और अनारकी, राइट। इस किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक के बारे में आप जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा। आपका नाम है सर सी शंकरन नायर, राइट। ये इस किताब के लेखक हैं। अब इस किताब के लेखक के बारे में आपको जो मैं बात बताना चाहता हूं वो भी जरा धैर्यपूर्ण सुन लीजिए। और ये क्या है? ये किताब ये है, इस किताब को जिन साहब ने लिखा है मैंने उनको बता दिया, वो कौन थे। सी शंकरन नायर साहब 1897 यानी 1897 में उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और शंकरन नायर ने 1897 में कांग्रेस का जो अधिवेशन महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और ये साहब 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। ये किताब इस शख्स ने ईमानदारी से लिखी है। इस किताब के टाइटल से आप समझ गए होंगे, इस किताब में कोई भी नाथूराम गॉडसे के रिश्तेदार, आरएसएस की परिवार से, संघ परिवार से किसी ने नहीं लिखी। कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। खामखा उनके दामन पे दाग लगाना ठीक नहीं है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग लगाते हैं, लगाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस किताब के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। लिखने वाला भी वही है, किताब का टाइटल भी उन्होंने दिया है, और ये किताब आप सोचिए, इस किताब को आप ये माने कि इसमें कई चैप्टर हैं, और इसके पेज नंबर 132 के ऊपर गांधी एंड अनारकी, सी शंकरन नायर साहब की किताब, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे 89 में, उस किताब के पेज नंबर 132 पे जाइए, और उसका अपेंडिक्स है 3, और टाइटल है मालाबार एगोनी, और उस चैप्टर की राइटर हैं एनी बेसेंट। उन एनी बेसेंट के इस चैप्टर में अगर आप पढ़ लेंगी तो मैं ये मानता हूं, वंदना जी, राजेश भाई और तमाम सारे पदाधिकारी,
इस किताब के उस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो जो भी कुछ आपके अंदर होगी शक्ति, जितना भी गुस्सा शायद आपने अब तक जी लिया होगा, उस गुस्से के क्लाइमेक्स पे आप पहुंच जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने अपने देश में कैसे कैसे आदर्श बनाए हैं। मैं इसलिए कहता हूं इस देश में कि ईमानदार, बहादुर, निडर लोग उस वक्त भी थे, लेकिन क्योंकि परंपराएं दलालों, डरपोकों, कायरों को आगे बढ़ाने की थी, इसलिए बहादुर लोग पैदा होना बंद नहीं हुए, बहादुर बने और वो दूर चले गए। क्योंकि सत्ता के सुख के लिए आपको बौनों की तारीफ करना, दलालों को आगे बढ़ाना, लुटेरों की तारीफ करना, उनके बारे में किताबें लिखें, उनको महान बनाना, यह परंपरा 1947 से चल रही है। और सच बोलेंगे तो देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति जिन्हें करनी है वो करें। उसमें गांधी क्या, उसमें तो बहुतों के साथ झूठ बोला जा रहा है। लेकिन इस किताब के पेज नंबर 132 के ऊपर अपेंडिक्स 3 टाइटल है मालाबार एगोनी बाय एनी बेसेंट। 1 अगस्त 1921 की यह घटना है। हम सब जानते हैं 1 अगस्त 1921 को भारत में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। इसको समझने के लिए इन्होंने लिखा है कि जो हिंदुओं का केरल के अंदर जो मोपला नाम की जगह थी, जिसे इस टॉपिक मालाबार एगोनी में कवर किया गया है, उसमें लिखा है उस वक्त जब यह झूठ और पाखंड चल रहा था इस देश के अंदर, इस देश की आजादी में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल मिल के लड़े हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सारे धर्म बराबर हैं, यह साझा संस्कृति है, ये गंगा जमुना तहजीब है। ये सब झूठ और पाखंड उसके बाद भी गढ़े गए ताकि मेरे और आप जैसे लोगों के आंखों पर आज भी पर्दा पड़ा रहे। जी शंकरा नायर के इस चैप्टर में 3 लाइनें पढ़ लें तो आपको लगेगा कि अंग्रेज और भारत की मिट्टी में बहुत सारे लोग आए, वो फिर भी कुछ हद तक ईमानदार थे, लेकिन अंग्रेजों के दलाल, उनके चाटुकार और ये कायर लोगों ने भारत का सौदा कितने सस्ते में किया। हजारों साल की परंपराओं को तहस नहस करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो नैरेटिव अच्छे लगे, उन नैरेटिवों को हजारों साल की परंपरा के ऊपर स्थापित कर दिया, चाहे वो झूठे ही थे। इसलिए जब जब इस देश में यह बात होगी तो लोग कहेंगे नहीं ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। इसलिए मैंने कहा कि तमाम वो लोग जो आरएसएस के ऊपर, संघ के ऊपर सवाल उठा देते हैं, आप कॉर्नर कर सकते हैं, लेकिन गांधी एंड अनार्की सी शंकरन नायर ने लिखी है। उसके पेज नंबर 132 के ऊपर लिखा जा रहा है कि मुसलमानों ने जिस बर्बरता के साथ, यह शब्द उसका ट्रांसलेशन है, मुसलमानों ने जिस बर्बरता के साथ हजारों हिंदू औरतों, बच्चों की हत्याएं की, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कौन लिख रहा है? ये आरएसएस की मेंबर नहीं थी एनी बेसेंट, ये तो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। लेकिन हम ये बात नहीं बताए। तब मैं कहता हूं कि 1920 के मोपला के समय इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका आज जन्मदिन आप सब मना रहे हैं, देश मना रहा है, सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है, वो इसमें लिखती हैं और गांधी के ऊपर लिखती हैं, नाम लेके लिखती हैं